प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में आपको कुछ बताने से पहले कुछ विद्यार्थी मुझसे अधिकतर पूछते हैं कि क्या मैम हम संज्ञा को संज्ञा भी बोल सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द में ये जो ज्ञ है वो बना है ज प्लस य से। तो इस प्रकार हम संज्ञा को संज्ञा भी बोल सकते हैं। तो ये संशय शायद आपके दिमाग में भी होगा, आपके माइंड में भी आया होगा इसके बारे में ऐसा कुछ। तो आप सभी को मैंने ये बात जो है वो क्लैरिफाई कर दी। अब हम दूसरी बात करते हैं संज्ञा के बारे में। तो वो है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष का प्रभाव पड़ता है। लिंग हम सभी जानते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन एक वचन और बहुवचन, कारक 8 होते हैं, आप सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को, वो सभी। फिर काल, काल क्या होता है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और यहाँ पे पुरुष, पुरुष का मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर क्या होता है? प्रथम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष होता है और फिर अन्य पुरुष होता है। संस्कृत में ये चलते हैं, ये पुरुष चलते हैं। और जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम में इनकी चर्चा होती है। तो देखिए, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष का प्रभाव पड़ता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और मैंने कहा कि संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। तो कैसे है, इसे कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैंने लिखा राम पढ़ता है, और एक सेंटेंस है सीता पढ़ती है। इन दोनों ही वाक्यों को आप देखिए, राम क्या है? संज्ञा है, इतना आप सभी जानते ही हैं। किसी का नाम संज्ञा होता है, बाकी इसका जो विस्तार से पढ़ना है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और सीता भी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए, राम तो है, पढ़ता आता है क्रिया राम के लिए तो, और सीता के लिए क्या हो गया? पढ़ती। तो इसका मतलब लिंग चेंज होते ही क्रिया पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी बाकी चेंजेस भी हो रहे हैं। इस आधार पर ये लिंग परिवर्तन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? संज्ञा को विकारी शब्द बनाने के लिए ये एक प्रमाण हो गया। अब आप देखिए वचन के आधार पर, जैसे मैंने लिखा लड़का पढ़ता है, और यहां मैंने लिखा लड़के पढ़ते हैं। देखिए, लड़का भी संज्ञा, लड़के भी संज्ञा। तो अब देखिए यहाँ पे आया पढ़ता है और यहाँ आ गया पढ़ते हैं, और साथ में क्या आ गया? बहुवचन है, तो यहाँ पे है पे बिंदी भी आ गई। तो देखिए यहाँ पे वचन के आधार पर भी इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से लिंग के आधार पर परिवर्तन आता है, वचन के आधार पर परिवर्तन आता है, और आगे कारक, काल, पुरुष के आधार पर भी परिवर्तन आता है। तो पहली चीज, संज्ञा को संज्ञा भी बोला जा सकता है। दूसरी चीज, संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं संज्ञा के कॉन्सेप्ट की ओर। विद्यार्थियों देखिए, आपने आज तक संज्ञा की परिभाषा याद की है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ हम कॉम्पिटिशन्स की, प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं इसे समझना चाहते हैं, तो बस कुछ शब्द जो है अपने दिमाग में रख लीजिए कि किसी व्यक्ति, यानी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, किसी वर्ग का नाम आ जाए, विचार, भाव, दशा, दशा यानी कि उसकी अवस्था के नाम को यहाँ पे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ग, विचार, भाव, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं संज्ञा के भेद। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं अंग्रेजी विद्वान जो हैं या अंग्रेजी भाषा में संज्ञा के 5 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन हम हिंदी में 2 प्रकारों को जातिवाचक में रखते हैं, जो कि है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो हम जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को रखते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको विकल्प दिया जाता है शब्द दे करके अलग से इनका भी, तो आप पहली प्रेफरेंस इनको ही देंगे, और नहीं तो जातिवाचक दिया होगा और आप जातिवाचक को टिक करेंगे। देखिए, मैं आपको संज्ञा के भेदों के बारे में बताऊं इससे पहले मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर जहां पे आपको कन्फ्यूज़न होती है संज्ञा के भेदों को पहचानने में, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखिए, कुछ वस्तुएं या कुछ चीज़ें जो हैं वो मूर्त होती हैं और कुछ अमूर्त होती हैं। मूर्त का मतलब जिसे देखा जा सकता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वे चीज़ें होती हैं मूर्त। तो जो मूर्त चीज़ें होंगी वो या तो होंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी, और या फिर आएंगी जातिवाचक संज्ञा में। और जो अमूर्त चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो कहलाती हैं अमूर्त वस्तुएं या अमूर्त चीजें। और यहाँ पे ये आएंगी भाववाचक संज्ञाओं में। तो आप इनसे भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्थान जो कि दुनिया में एक ही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो इस संसार में एक हो, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और अब आप उदाहरणों से इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे गंगा, तो गंगा नदी जो है वो अपने आप में एक नदी विशेष है, विशेष नदी है। किसी भी और नदी को हम गंगा नदी नहीं कह सकते, यानी गंगा नदी की अपना एक अस्तित्व है, गंगा नदी का अपना एक पहचान है उसकी। और इस आधार पर गंगा क्या है? गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय, हिमालय का मतलब कोई और पर्वत नहीं, केवल हिमालय पर्वत ही, जो कि इस दुनिया में एक ही है, इसलिए हिमालय पर्वत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर मैंने लिखा रामायण, कोई भी और पुस्तक नहीं, केवल रामायण। रामायण पुस्तक जो है या रामायण जो हमारा ग्रंथ है वो केवल एक ही है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। हाँ, अब आप ये कहोगे कि मैडम और भी लिखी हुई हैं चीज़ें, तो आपने उसकी जो कॉपी की है उसको आप नहीं गिनेंगे। रामायण जो मूल ग्रंथ है वो केवल इस दुनिया में एक ही है, तो ये रामायण भी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। फिर मोहन और सीता, तो व्यक्ति विशेष की बात मैंने यहाँ पे की है, तो मोहन और सीता। फिर कुछ बच्चे कह देते हैं मैडम हमने सुना है कि संसार में जो है एक जैसे 7 लोग होते हैं, तो आप हमें बताओ फिर मोहन और सीता, हो सकता है इनके जैसे भी 6 और लोग होंगे। तो यहाँ पे ये बात नहीं है, माना कि शक्ल के सेम लोग अगर हैं भी सही, तो गुण तो सेम नहीं है ना, पर्सनैलिटी तो सेम नहीं है ना। तो यहाँ पे हम मोहन सीता या कोई भी नाम आ जाए, चाहे मेरा ही नाम आ जाए, चाहे आपका नाम आ जाए, हम उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही रखेंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में हम क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा का मतलब है जाति विशेष का बोध कराने वाले नाम या शब्द। जाति विशेष का बोध कराने वाले, यानी जाति का मतलब किसी समूह का बोध कराने वाले नाम या शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसको और भी अच्छे से हम इसके उदाहरणों के द्वारा इसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लड़का शब्द, तो लड़का आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या लड़के को ही लड़का नहीं कह सकते। ये नाम, ये लड़का शब्द जो है वो किसी एक के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि दुनिया में जितने भी बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनको हम लड़का कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये लड़का जाति का बोध कराने वाला शब्द है। या हम ये कह सकते हैं कि लड़का जो है एक विशेष समूह हो गया और उस समूह का बोध कराने वाला ये शब्द है। इस आधार पर लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से फूल,
फूल कोई भी हो सकता है, गेंदे का फूल हो सकता है, गुलाब का फूल हो सकता है, कमल का फूल हो सकता है। तो हम गेंदे का हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे कमल का हो, सबको फूल ही कहेंगे। तो फूल शब्द भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर देखिए पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है, रामायण को भी पुस्तक कहेंगे, हमारी नॉर्मल बैग के अंदर जो बुक्स होती हैं उनको भी हम पुस्तक ही कहेंगे। इसी तरह से पशु, कोई भी पशु। और यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर परीक्षा में गुलाब पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में आपको बताया कि जो दुनिया में एक है वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ शब्द है गुलाब, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुलाब को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख लेते हैं। तो गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जहाँ पे मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताई थी तो मैंने ये कहा था जो दुनिया में एक है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम रखेंगे। तो देखिए जिस तरह से फूल बहुत है दुनिया में, उसी तरह से गुलाब भी तो कोई एक नहीं है, इसलिए गुलाब भी फूल की तरह ही जातिवाचक संज्ञा ही है। तो आपकी बहुत बड़ी उलझन अब दूर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने अभी बताया कि अंग्रेजी के अनुकरण पर, अंग्रेजी भाषा के अनुकरण पर हम भी दो जो हैं वो अन्य संज्ञाएं पढ़ते हैं जो कि हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। उसमें पहली है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ये देखिए, द्रव्य हम किसको बोलते हैं, द्रव को बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। द्रव्य हम किसको बोलते हैं, वो हम द्रव्य यानी कि जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं। आपने इसी तरह से दिमाग में रखना है, यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसे नाम किसी चीज वस्तु के कि जिन्हें हम माप तोल सकते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब इसके उदाहरण देखिए, पानी, पानी क्या है, पानी को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, कितने लीटर है हमें पता चल जाएगा। गेहूं को हम माप तोल सकते हैं, चना को हम माप तोल सकते हैं, कपास को हम माप तोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है। तो देखिए मैंने शब्द लिखा है यहाँ पे सेना। सेना क्या है, सेना जवानों से मिलके बनी है, सेना सैनिकों से मिलके बनी है। लेकिन सैनिक कितने हैं, क्या ये शब्द बता रहा है आपको कितने सैनिक है, कितने जवान है, नहीं बता रहा ना। तो यहाँ पे ये सेना क्या है, ये सेना समूहवाचक संज्ञा है। अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आप केवल एक ही बात दिमाग में रखें कि जिनकी गणना की जा सकती है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और जिन्हें मापा या तोला नहीं जा सकता, या हम कह सकते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता कि कितने लोग हैं उसके अंदर, जैसे कि सेना में नहीं पता चल रहा कितने सैनिक हैं जिनसे कि ये सेना बनी है, तो इसी तरह से आप इसमें तुलना कर सकते हो। वो क्या होगा, वो समूहवाचक संज्ञा होगी। अब सेना होगी, कक्षा, कक्षा किससे मिलके बनी है, विद्यार्थियों से, लेकिन पता नहीं चल रहा कि विद्यार्थी कितने हैं। फिर देखिए सभा, सभा भी किससे मिलके बनी है, सभा लोगों से मिलके बनी है। पंचायत, पंचायत भी किससे मिलके बनी है, पंचों से मिलके बनी है। और साथ में ही जो गांव के लोग हैं, पंच लोगों के अलावा, उनसे मिलके बनी है। तो ये सारे क्या है, समूहवाची शब्द हैं जो एक समूह विशेष का हमें ज्ञान करवाते हैं, बोध करवाते हैं, इसलिए ये है समूहवाचक संज्ञा। और इसी आधार पर हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को रखते हैं। आप पेपर की दृष्टि से देखिए, अगर एग्जाम के अंदर आपके केवल जातिवाचक संज्ञा, सीधा सा उदाहरण जैसे मान लो सेना दिया है और जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन में है, तब आप इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विकल्प को चुनेंगे। और अगर वहां पे जातिवाचक के साथ साथ समूहवाचक भी दिया है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हें देंगे। ऐसे ही द्रव्यवाचक में भी होगा, ठीक है। और सेकंड प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, जातिवाचक की। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि पेपर में ऑप्शन क्या आते हैं। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से गुण, दशा या अवस्था का बोध हो, यानी तीन चीजें आई यहाँ पे, गुण, दशा और अवस्था का बोध हो, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। ऐसे शब्द या ऐसे नाम या ऐसी जो हैं वो वस्तुओं के नाम, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को केवल हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते। देखिए उदाहरण देखिए, अच्छाई, तो किसी की अच्छाई को जो है वो महसूस किया जाता है उसके व्यवहार से।
ना कि उसे देखा या फिर हम ये कह सकते हैं कि छुआ जा सकता है। फिर देखिए सुंदरता, तो सुंदरता को भी महसूस किया जा सकता है। फिर देखिए बचपन, यानी मैंने यहाँ पे दशा या अवस्था की बात की थी ना, तो यहाँ पे बचपन, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इसके अलावा क्रोध है, दुख है, सुख है, ये सभी क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं ही हैं। विद्यार्थियों, हमने संज्ञा के भेदों के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिख दिए हैं जिनको हम देखेंगे संज्ञा के भेदों के आधार पर कि ये संज्ञा के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम इनका अभ्यास करते हैं। पहले मैंने लिखा सूर्य, तो सूर्य आपको पता है दुनिया में जो वस्तुएं केवल एक ही होती हैं, तो सूर्य भी एक ही है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। फिर मैंने लिखा है पर्वत, पर्वत मैंने यहाँ कोई नहीं बताया कौन सा पर्वत है, यहाँ पे मैंने केवल शब्द लिखा पर्वत। तो पर्वत क्या है, पर्वत जाति का बोध कराता है, तो पर्वत क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे। तो पर्वत शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ लिखा जनता, तो जनता शब्द जो है वो एक जनता समूह का बोध कराता है। तो मैंने पहले भी आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक के अंतर्गत बताया कि आपने विकल्पों पर ध्यान देना है। अगर विकल्प में जातिवाचक दिया हो तब तो आप इसे जातिवाचक में रखेंगे, और वैसे रखा जाना चाहिए इसको समूहवाचक में। तो जनता शब्द जो है वो समूहवाची संज्ञा है। उसके बाद है विंध्याचल, तो यहाँ पे एक पर्वत विशेष यानी कि विशेष पर्वत विंध्याचल की बात हो रही है। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो एक ही पर्वत है, हर एक पर्वत को हम विंध्याचल पर्वत नहीं कह सकते। तो ये कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने लिखा नदी, नदी मतलब मैंने नाम नहीं बताया, कोई भी नदी, तो यानी ये क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। फिर मैंने लिखा राम, राम तो आपको पता ही चल गया होगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद सुख, देखिए जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल जिनकी फीलिंग ले सकते हैं, तो सुख को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो वो कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए चीनी, चीनी को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, यानी माप तोल करने योग्य है चीनी। तो यहाँ पे हम चीनी को रखेंगे द्रव्यवाचक। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, पानी है, तेल है, मिट्टी है, सोना है, कपास है, चांदी है, ये सारे शब्द जो हैं वो द्रव्यवाचक में आएंगे। फिर देखिए घबराहट, घबराहट भी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है गाय, गाय मतलब कोई भी गाय, तो यानी ये क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। सरस्वती, अब सरस्वती में मैंने बताया नहीं कि सरस्वती किसी लड़की का नाम है, किसी औरत का नाम है या किसी नदी का नाम है। तो चाहे ये किसी औरत का नाम हो, चाहे हम नदी के बारे में देखें तो सरस्वती नदी अपने आप में एक विशेष है, प्रत्येक नदी को हम सरस्वती नहीं बोल सकते। ये कौन सी संज्ञा में आएगी, ये आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और फिर है खुशी, तो खुशी को भी महसूस किया जा सकता है, तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने इन बिंदुओं के द्वारा इनका अभ्यास कर लिया कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सही है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। विद्यार्थियों, परीक्षा में कई बार जो है कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस उदाहरण में पहले वाक्य में देखिए, आज प्रत्येक शहर में रावण पैदा हो गए हैं। और अगर अंडरलाइन किया होगा, अगर रेखांकित किया होगा रावण शब्द को, तो आप सभी कहेंगे कि ये तो रावण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रावण एक ही था। लेकिन नहीं, आपने सेंटेंस की ओर ध्यान देना है, वाक्य को देखना है। आज प्रत्येक शहर में रावण पैदा हो गए हैं, इसका मतलब रावण के जो गुण थे, यानी गुण नहीं कह सकते, अवगुण कह सकते हैं, जो रावण में अवगुण थे वही अवगुण जो है आज के मनुष्यों में आ रहे हैं।
कलयुग के अंदर, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रावण कहा जा रहा है। तो लिखा है आज प्रत्येक शहर में रावण पैदा हो गए हैं, तो इसका मतलब रावण नहीं आ रहा, प्रत्येक शहर के अंदर रावण की प्रवृत्ति वाले या रावण के अवगुणों वाले ही लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे रावण था व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अब क्या बन गया, ये जातिवाचक संज्ञा। तो अब आप इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रख सकते हैं। बात कर रहे हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बन जाती है। देखिए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ नेताजी शब्द को देखिए, कोई भी नेता हो सकता है ना। आप नेता शब्द को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि नेता मतलब कोई भी नेता जो भी राजनीति में है, किसी पद पर है या नहीं है पद पर, लेकिन राजनीति में सक्रिय है, उसे हम नेता कहते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जब हम पूरा वाक्य पढ़ते हैं, नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, तो आजाद हिंद फौज बनाने वाले कौन से नेताजी थे, सुभाष चंद्र बोस। तो इसलिए यहाँ पे नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस क्या है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, सेंटेंस को पढ़ना है, वाक्य को पूरी तरह से पढ़ना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपने जो संज्ञा चूज की है क्या वो सही है, और उसके बाद ही आपने विकल्प का चयन करना है। देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है उसके अंदर विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ भी आपको ये सारा इसका कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, कैसे। अब आप इस चतुर शब्द को ही देखिए, चतुर शब्द जो है वो क्या है, विशेषण। और यहाँ पे अगर हम चतुराई को देखेंगे तो चतुराई है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में केवल एक ही चीज आपने दिमाग में रखनी है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए मीठा, मीठा विशेषण है और मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। कंजूस, कंजूस होना विशेषता है किसी की, तो कंजूस जो है वो विशेषण शब्द है और कंजूसी क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे थकना, थकना यानी कि एक क्रिया है, और थकान शब्द अगर आएगा तो वो आएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी तरह से सजाना से सजावट, हंसना से हंसी, कमाना से कमाई। तो इस तरह से विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन, ऐसा विकल्प चुनिए जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब हम जाते हैं विकल्पों की ओर। गरीबी, शहर, ईश्वर और खटास। हम एक एक विकल्प को देखेंगे। देखिए, हमें ढूंढना है कि जो भाववाचक संज्ञा ना हो। तो यहाँ पे हम इस शब्द को देखते हैं गरीबी। तो गरीबी शब्द जो है वो गरीब से मिलके बना है, आपको पता है गरीब से गरीबी शब्द बना है। और यहाँ पे ये देखी और छुई नहीं जा सकती, तो इसका मतलब केवल महसूस की जा सकती है, तो इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। फिर देखिए शहर, तो शहर जो है वो महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और हम ये कह सकते हैं कि शहर कोई भी हो सकता है। तो ये कहीं से भी भाववाचक संज्ञा हमें नहीं दिखाई दे रहा या लग ही नहीं रहा। तो ये तो हो गया क्या, जातिवाचक संज्ञा। फिर देखिए ईश्वर, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमने सुना है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ईश्वर को क्या आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो? ऐसे तो कहते हैं कि कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, तो ईश्वर भी भाववाचक संज्ञा ही है। आप इसे भी भाववाचक संज्ञा में ही रखेंगे। तो ईश्वर क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो यह भी है, यह भी है। अब खटास की बात करेंगे, तो खटास खट्टा शब्द से यानी खट्टा विशेषण से खटास शब्द जो है वो बना है। तो ये खटास भी क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा ही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? अगर हम बात करें कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये शहर नहीं है। तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा सही है, ख। अब अगले प्रश्न को देखिए। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है हमें। तो यहाँ लिखा मैंने समता, ममता, लड़कपन और लघुता।
तो आप ये देखिए समता, सम धन ता, तो सम कोई सर्वनाम है नहीं है। लड़कपन, लड़क धनपन कोई सर्वनाम नहीं है। ममता, मम धनता, मम का मतलब मेरा, अपना। तो यहाँ पे देखिए लघुता में क्या है, लघु धन ता। तो इस आधार पर यहाँ पे मम क्या है, मेरा, अपना। मम क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ममता। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ममता। हाँ जी विद्यार्थियों, अब इस प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए कमाई, भलाई, पढ़ाई और लड़ाई। तो इसकी इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे ख आएगा। तो आप ये देखिए कमाई, कमाई मतलब कमाना शब्द से कमाई शब्द बना है। तो कमाना क्या है, कमाना एक क्रिया है। इसी तरह से भलाई, भलाई शब्द बना है भला शब्द से। पढ़ाई पढ़ना शब्द से, लड़ाई लड़ना शब्द से। अब आप ये देखिए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो क्रिया नहीं है। कमाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, लेकिन भला, भला क्रिया नहीं है, भला है विशेषण। वह बहुत भला आदमी है, तो भला क्या है, विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ख, भलाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में संज्ञा से संबंधित जितनी भी आपको तैयारी करनी है, जितना भी कॉन्सेप्ट को समझना है, वो यहाँ लाने की मैंने कोशिश की है, आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कुछ इससे आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ नया जान लिया है, आपकी कुछ कन्फ्यूजन उलझनें दूर हो गई हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ जो आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।